दोस्तों, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा लगता है जो पहले से मानी जा रही हिस्टोरिकल थियरीज को खारिज कर देता है। आज हम आपको 10 ऐसी ही रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जो इतिहास बदलने के लिए काफी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। गोबेकली टीप। टर्की में स्थित गोबेकली टीप नाम की इस जगह का निर्माण 11,500 साल पहले किया गया था। इस जगह से खोजे गए अवशेष इस बात का सबूत हैं कि यहाँ रहने वाले लोग जरूर जियोमेट्री की अच्छी नॉलेज रखते थे। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ बनी पत्थर की आकृतियां और बड़े लाइमस्टोन्स के स्ट्रक्चर प्री प्लान थे, यानी ये सभ्यता इतिहास का पहला उदाहरण हो सकती है जब बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले उनके ढांचों को ज्योमेट्रिकली प्लान किया गया था। इसमें सबसे लंबा पिलर 5 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 7 से 10 टन के बीच है। इनमें कुछ पिलर प्लेन हैं जबकि कुछ में जानवरों की आकृतियां हैं। इस साइट से खेती के भी कोई अवशेष नहीं मिले हैं, यानी इंसानों ने खेती के लिए रेक्टेंगल फील्ड बनाने से पहले बिल्डिंग्स बनाने के लिए ज्योमेट्री का यूज करना सीख लिया था। रिचर्ड III। हाल ही में हुई ये खोज इंग्लैंड के एक राजा की धूमिल छवि को ठीक कर दोबारा इतिहास लिखने के लिए काफी है। असल में ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड III को उसकी जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलम यह था कि उसे उसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से दफनाया भी नहीं गया था। कहा जाता था कि एक युद्ध में हेनरी ट्यूडोर से हारने के बाद रिचर्ड की बॉडी को नदी में फेंक दिया था, लेकिन हाल ही में पुरातत्वविदों को एक कब्र में इस राजा के शरीर के अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी स्केलेटन पर और रिसर्च करना बाकी है, उसके बाद उसकी मौत से रिलेटेड बाकी जानकारियां जुटा पाएंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि रिचर्ड III की बॉडी को किसी नदी में नहीं फेंका गया था। न्यू टाइप ऑफ ह्यूमन। रामबला के छोटे से शहर में अर्ली ह्यूमन से जुड़ी एक बड़ी खोज हुई है। 2021 में इजराइल के रामबला शहर में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही पुराना मानव कंकाल खोज लिया है। मनुष्य की स्पीशीज के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस कब्र में पाई गई ये हड्डियां लगभग 130,000 साल पुरानी हैं। वैसे तो हम मनुष्य की कई प्रजातियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पुरानी 400,000 साल पहले की है। ये खोज इसलिए भी काफी खास है क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्पीशीज हमारे आसपास निएंडरथल्स को रिप्लेस कर सकती हैं। अजीब बात तो ये भी है कि इनके स्कल को देखने से ये बिल्कुल भी आज के इंसानों जैसे नहीं लगते। इनके आई सॉकेट्स गोल की जगह चौकोर आकृति के थे। इनके दांत भी काफी बड़े आकार के होते थे। एक्सपर्ट्स नहीं जानते इन्हें ह्यूमंस के फैमिली ट्री में किस स्थान पर रखा जाना चाहिए, लेकिन ये नई खोज इतिहास के कई नए पन्ने खोल सकती है। ड्रैगन बोन्स। 1899 में इंपीरियल एकेडमी के चांसलर वैंग योरंग जब मलेरिया की बीमारी से पीड़ित थे तो एक स्थानीय एपोथेकेरी में उन्हें एक हड्डी दी गई और कहा गया ये ड्रैगन बोन्स हैं, जिनका चूरा बनाकर पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी। जब वो घर पहुंचे तो वोंग ने देखा कि इन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। कुछ ठीक होने के बाद वोंग ने इन बोन्स की सच्चाई पता लगाने की सोची, लेकिन 1990 में वोंग की मौत हो गई और ये रिसर्च रुक गई। लेकिन एक अन्य स्कॉलर ल्यू जेन्यू ने 9 साल बाद एनायंग के नजदीक एक छोटे शहर में इन हड्डियों का ओरिजिन खोज लिया। वहां इस तरह की हजारों हड्डियां थी और आसपास के लोग इन्हें बीमारी के इलाज के लिए ड्रैगन बोन्स के नाम पर बेचा करते थे, पर असल में ये बैलों की हड्डियां थी जिनका प्रयोग प्राचीन काल में लोग भविष्य बताने में किया करते थे। इन हड्डियों पर लिखे इंस्क्रिप्शंस व्यक्ति का नाम, प्रॉब्लम बताने की तारीख, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन लिखे होते थे। यूनिक कार्विंग ऑन केव वॉल्स। लंबे समय से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इस बात पर हैरान हैं कि दक्षिणी कैलिफोर्निया की गुफाओं की दीवार पर यह अजीब सा दिखने वाला लाल रंग का व्हील क्यों बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे स्थानीय अमेरिकी लोगों ने लगभग 400 साल पहले बनाया था। अगर अक्टूबर 2020 में हुई स्टडी के रिजल्ट्स को सही माने तो ये लाल रंग का व्हील जैसे दिखने वाली आकृति असल में डाटूरा नाम का एक फूल है, जिसे लोग इसकी साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया करते थे और शायद अमेरिकी लोग पिनव्हील गुफाओं में मानसिक और आत्मिक शांति के लिए जाया करते थे। मर्क्यूरी मेटेओराइट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेटेओराइट्स ब्रह्मांड से धरती पर गिरने वाले पत्थर जैसे टुकड़े होते हैं। वैसे तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर एस्टेरॉइड या मून का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन 2013 में मोरक्को में एक ऐसा एस्टेरॉइड खोजा गया जो बाकी सबसे अलग था। हल्के हरे रंग का दिखने वाला ये मेटेओराइट मर्क्यूरी ग्रह का हिस्सा था। साइंटिस्ट ये तो नहीं जानते कि ये कब धरती पर गिरा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये मेटेओराइट करीब 450 करोड़ साल पुराना है। इसकी लो मैग्नेटिक डेंसिटी मर्क्यूरी से मिलती जुलती है और इसका निर्माण पिघले हुए लावा के जमने से हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भी संभव है इसके जैसे और भी टुकड़े इसके साथ ही आसमान से धरती पर आ गिरे हों, लेकिन बस हम इन्हें खोज नहीं पाए हैं। एंशिएंट एनिमल फिगरिन।
हाल ही में इजराइल से लगभग 9,500 साल पुराने पत्थर के बने जानवरों की आकृतियां खोजी गई हैं। ये 2 फिगरीन्स हैं, जिनमें से एक भैंस जबकि दूसरी एक पिग जैसी है। हालांकि पुरातत्वविद इन आर्टिफैक्ट से कुछ खास कंक्लूजन निकाल पाने में सफल नहीं रहे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है शायद यही वो समय था जब शिकारी मनुष्य डेवलप होकर जानवरों की मदद से खेती करना सीख रहे थे। इसके लिए वो भैंस और सूअर जैसे जानवरों का प्रयोग करते थे। लेकिन कुछ अन्य का कहना है कि ये शायद अर्ली ह्यूमंस ने ये कलाकृतियां सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि उस समय उनके पास कुछ और खास था ही नहीं। वो शिकारी मानव थे और जानवरों को ही ऑब्जर्व किया करते थे, इसलिए उन्होंने जानवरों की आकृतियां बनाई। अब कौन सी थ्योरी कितनी सच है ये तो तभी पता चल सकता है जब इस तरह के और आर्टिफैक्ट्स खोजे जाएं। मसरूर केव टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में पत्थर के बने धार्मिक स्थल बहुत आम हैं, लेकिन देश के उत्तरी भाग में ये रेयरली ही देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ आपको एक ही जगह मिलेंगे, वो है हिमाचल प्रदेश के मसरूर केव टेम्पल्स। इस मंदिर में पत्थर पर उकेरी गई बेहद यूनिक और शानदार आकृतियां हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जाना जाता। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि इन्हें कब बनाया गया था। हालांकि अधिकतर एस्टिमेट्स के अनुसार इनका निर्माण 7th या 8th सेंचुरी के आसपास खत्म हुआ था। इस साइट पर 15 शिकारा टेम्पल्स बने हुए हैं। इसके बीचों बीच एक चौकोर पानी का पूल है। बीच में ही एक ऐसा मंदिर है जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को डेडिकेट किया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स आज भी इस बात पर हैरान हैं कि लगभग 13,000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद के लोगों ने ये कैसे किया होगा। टर्टल स्टैचू। दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स इतनी बड़ी हैं कि उनकी खोज के सालों बाद भी वहां खोज कार्य जारी ही है और अब भी कई तरह के इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स मिलते रहते हैं। कंबोडिया की एंकर नाम की साइट भी इन्हीं में से एक है। यहाँ सैकड़ों बार खोज कार्य किया जा चुका था, फिर भी इस टर्टल स्टैचू की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। इसे जून 2020 में खोजा गया और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है 2 बाय 3 फुट का ये टर्टल स्कल्पचर का निर्माण 10वीं सदी के दौरान हुआ होगा। हालांकि एंकर पूरी तरह से एक हिंदू साइट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स और इमारतों में हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस कछुए को लंबी आयु और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। एक्सकवेशन के बाद अब इस टर्टल को म्यूजियम में रखने के लिए साइट से हटा लिया गया। यूनिक एंशिएंट आर्टवर्क। ऐसी बहुत ही कम खोजें होती हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में हमारी जानकारियों को खारिज करती नजर आती हैं। हाल ही में मैमथ आइवरी से बना यह मनुष्य का स्कल ऐसी ही एक खोज है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 इंच है। सबसे ज्यादा जिस बात ने वैज्ञानिकों को हैरान किया वो थी इसकी एज। एक्सपर्ट्स की माने तो ये आर्टिफैक्ट 28,000 साल पुराना है। आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे तो इसकी खोज 1891 में हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स 2015 तक ये नहीं पता लगा पाए थे कि ये कितना पुराना है। इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर पैराफिन का इस्तेमाल किया गया है। यह सचमुच एक अनोखी खोज है और जिसने भी इसका निर्माण किया था जरूर पुराने समय का बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहा होगा। एंशिएंट गोल्ड कॉइन्स। लंदन की थेम्स नदी अपने समय की एक महत्वपूर्ण नदी रही है। इसका इस्तेमाल व्यापार मार्ग के तौर पर किया जाता था। 2015 में इसके तट से कुछ ऐसा खोज निकाला गया जिसके बाद सभी हैरान थे। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट को गोल्ड कॉइन्स का एक छोटा ढेर मिला। इनको अच्छे से ऑब्जर्व करने पर एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये सभी कॉइन्स एक ही हैट का हिस्सा थे। जिस व्यक्ति ने हैट पहन रखी थी शायद नदी पार करते समय नदी में गिर गए होंगे। ये 16वीं सदी में बनाई गई हैट शायद पानी में नष्ट हो गई, लेकिन सिक्के करीब 500 सालों बाद आज भी सुरक्षित हैं। अब ये कॉइन्स ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं। एडवांस्ड एंशिएंट वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। दोस्तों, वैसे तो हम अक्सर माया लोगों की टेक्नोलॉजीज और एडवांसमेंट के तरीके देखकर हैरान हो जाते हैं। हाल ही में फिर से कुछ ऐसा ही खोजा गया है। ये माया लोगों के समय का एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये फिल्ट्रेशन सिस्टम इतना एडवांस था कि इसकी तुलना हम आज के समय में यूज किए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से कर सकते हैं। ग्वाटेमाला सिटी का ये वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, जिसका निर्माण 2300 साल पहले किया गया था, ये लोग पानी से माइक्रोब्स और मेटल जैसी इम्प्योरिटी हटाकर प्यूरिफाई करने के लिए जियोलाइट्स और क्रिस्टल्स का प्रयोग किया करते थे। इस सिस्टम का इस्तेमाल 11वीं सेंचुरी तक किया जाता रहा था। आपको जानकारी होगी कि ये वही मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम में 21वीं सदी यानी कि आज के समय में करते हैं। यानी कि अगर माया लोग आज भी जीवित होते और उनकी सभ्यता नष्ट नहीं हुई होती तो आज भी उनके वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स काम कर रहे होते। क्या आपने सोचा था हमारे पूर्वज इतने हाईटेक होंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंशिएंट रोप मेकिंग टूल। दोस्तों, रस्सी बनाने की टेक्निक काफी पुरानी और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे आज भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और शायद तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हमें रस्सियों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं रस्सी बनाने की टेक्निक 40,000 साल पुरानी है।
हाल ही में एक 40,000 साल पुराना रोप मेकिंग टूल खोजा गया है। ये टूल जर्मनी में 2016 में खोजा गया था। इसे मैमथ आइवरी से बनाया गया है। इसकी सतह पर 4 छिद्र किए गए हैं। हर एक होल का डायमीटर अलग है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है ये रस्सी बनाने का टूल है। इसके अलग अलग साइज के होल से अलग अलग साइज की रस्सी बनाई जा सकती है। इंस्क्रिप्शन ऑन ग्लास वेस। दोस्तों, आजकल हम लिव लाफ लव नाम का ये फ्रेज अक्सर हर जगह देखते हैं, जैसे कि कुशन्स पर, कॉफी मग्स पर, यहाँ तक कि टी शर्ट्स पर भी। इस मैसेज की सरलता ही इसे काफी लोकप्रिय बना रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये फ्रेज कितना पुराना है? अगर हम कहें 4th सेंचुरी का, तो शायद आप विश्वास ही नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। 4th सेंचुरी के इस रोमन ग्लास वास पर यही मैसेज लिखा हुआ है। इस आर्टिफैक्ट को नवंबर 2020 में फ्रांस में खोजा गया था। अगर हम इस इंस्क्रिप्शन का शाब्दिक अर्थ लें तो इस वास पर लिखा है लिव हैप्पीली। ये वेसल भी ये दर्शाता है कि रोमन एरा में ग्लास मेकर्स काफी एडवांस हो चुके थे। सचमुच ही अपने आप में एक अनूठी खोज है। अभी इस साइट पर एक्सकवेशन कार्य जारी है और एक्सपर्ट्स को इस तरह के और यूनिक आर्टिफैक्ट्स के खोजे जाने की उम्मीद है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ ग्रीस। प्राचीन ग्रीस दुनिया की सबसे पॉपुलर सिविलाइजेशंस में से एक है। हालांकि इस सभ्यता के अधिकतर रहस्य पुरातत्वविद सुलझा चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। दिसंबर 2020 में एलिस में आर्कियोलॉजिस्ट ने 8 नए मकबरे खोजे हैं। एलिस ही वो जगह है जहाँ पर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये मकबरे लगभग 2300 साल पुराने हैं और ये जगह सदियों तक कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती थी। इस जगह क्लासिकल पीरियड के साथ साथ हेलेनिस्टिक एरा के भी अवशेष दफन किए गए थे। ऐसी साइट्स इंफॉर्मेशन का एक बार स्रोत होती हैं। यहाँ पर एक्सकेवेशन कार्य अभी भी जारी है और आर्कियोलॉजिस्ट को उम्मीद है ये साइट ग्रीस के प्राचीन मध्य वर्गीय तबके से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकती हैं। सीरियस रॉक पेंटिंग्स ऑफ कोलंबिया। दुनिया की लगभग हर एक प्राचीन सभ्यता में केव पेंटिंग्स, क्लिफ पेंटिंग या फिर किसी अन्य तरह की पत्थरों पर उकेरी आकृतियों को बनाने का चलन तो था ही। कोलंबिया में भी एक इसी तरह की रॉक पेंटिंग खोजी गई है। ये आर्टवर्क कोलंबिया के अमेज़न रीजन में है। ये पेंटिंग लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है और इनकी ये खासियत सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सालों से किसी ने कभी इन 12,500 साल पुरानी आयरन एज पेंटिंग्स को नोटिस क्यों नहीं किया। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ हिस्टोरियंस इनकी तुलना प्राचीन विश्व के सिस्टाइन चैपल से कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इन्हें इस हिस्से पर सबसे पहले पहुंचने वाले ह्यूमंस ने बनाया होगा। इन पेंटिंग्स में उन इंसानों के हाथों के निशान, घोड़े, मैस्टेडोन स्लॉथ जैसे जानवरों की आकृतियां भी बनाई थी। इनमें से कुछ क्रीचर्स तो ऐसे भी हैं जो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसी इमेजेस भी हैं जिनमें इंसान लकड़ी के टावर से बंजी जंपिंग करते नजर आ रहे हैं। इन पेंटिंग्स ने हिस्टोरियंस को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। 5000 ईयर ओल्ड स्केलेटन ऑफ अ व्हेल। दोस्तों, किसी भी बीच पर समुद्री जीवों के शरीर के अवशेषों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर समुद्र की लहरों के साथ सी क्रीचर्स के स्केलेटन बीच पर आ जाते हैं, लेकिन इनमें से कई हमें सालों पहले नष्ट हो चुकी स्पीशीज के बारे में काफी कमाल की जानकारियां भी देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब थाईलैंड के एक बीच पर करीब 5000 साल पहले पाई जाने वाली इस व्हेल का स्केलेटन मिला। ये सालों पहले पाई जाने वाली ब्राइड्स व्हेल है और कमाल की बात यह है कि इस व्हेल की प्रजाति अभी भी पाई जाती है। इस बात से एक्सपर्ट्स और भी उत्साहित हैं क्योंकि अब वो सालों पहले पाई जाने वाली इस व्हेल की तुलना आज की व्हेल से कर पाएंगे। क्लाइमेट का असर व्हेल के इवोल्यूशन पर किस प्रकार हुआ है ये पता लगाना भी आसान हो जाएगा। मिस्टीरियस इजराइल किंग। दिसंबर 2020 की शुरुआत में ही कुछ लोगों ने दावा किया कि शैमनिज्म 3 के ब्लैक ऑबेलिस्क ही एक ऐसा रेफरेंस है जिसमें इजराइल के जुहू नाम के राजा का जिक्र है। शैमनिज्म 3 जो कि एक प्राचीन एसीरियन शासक था जिसने 2800 साल पहले शासन किया था। पहले ऐसा माना जाता था कि इजराइल के राजा जुहू का जिक्र बाइबल के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन इस खोज के बाद जुहू को मिथ समझने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस ओबेलिस्क पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन का ट्रांसलेशन सब्जेक्टिव हो और इसलिए उसी समय इजराइल पर राज करने वाला राजा योराम के नाम को जुहू पड़ा गया हो। इस खोज ने पुरातत्वविदों के लिए एक नई पहेली खड़ी कर दी है जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएगी। मिस्टीरियस टूम्ब इन जर्मनी। जर्मनी के मकबरे में जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। असल में एक टूम्ब से 6 महिलाओं के कंकाल मिले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद इन औरतों की मौत किसी बलि देने के रिचुअल में हुई होगी। कब्र में इन औरतों के साथ कुछ जानवरों के भी कंकाल मिले हैं। साथ ही साथ इसमें काफी मात्रा में गोल्ड भी मिला है, जिससे एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सब किसी भगवान को भेंट चढ़ाया गया होगा। ये टूम्ब सैक्सोनी एनहाल्ट जर्मनी में सितंबर 2020 में खोजा गया।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 40 सालों में यह जर्मनी की सबसे सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल खोज है। हालांकि अभी तक उस इंसान के अवशेष नहीं खोजे जा सके हैं जिसके लिए यह मकबरा बनवाया गया था। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि उसके शरीर के अवशेष पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इस साइट पर एक्सकवेशन कार्य अभी भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही आर्कियोलॉजिस्ट इस टूम के रहस्य को सुलझा लेंगे। आइस एज हॉर्स। लास वेगास में एक पूल का निर्माण करते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। सतह के 1-1.5 मीटर नीचे कई हड्डियां दफन थी। ये हड्डियां 14,000 साल पहले आइस एज में धरती पर पाई जाने वाली एक घोड़े की थी। किसी ने भी लास वेगास में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये हड्डियां अभी भी वैसे ही कनेक्टेड थी जैसे घोड़े के जिंदा रहने के समय थी। इससे पता चलता है कि घोड़े को उसकी मौत के तुरंत बाद ही दफना दिया गया था। जिस कपल के घर में ये हड्डियां मिली थी उन्होंने पूल का कंस्ट्रक्शन होल्ड पर डाल दिया ताकि रिसर्चर्स इनको इकट्ठा कर सकें। अगर आपको आपके घर के बैकयार्ड में किसी जानवर की हड्डियां मिले तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 300 ईयर ओल्ड लॉस्ट शिप। 2019 में स्वीडन के वैक्सहॉम में 2 शिपरेक पाए गए। इनकी बनावट बिल्डिंग शिप जैसी थी। इस तरह के शिप 17वीं शताब्दी में काफी प्रचलित थे। पुरातत्वविद ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि इनमें से एक काफी समय पहले खोया एपलेट नाम का जहाज हो सकता है। लेकिन 2021 की शुरुआत में यह कंफर्म हो गया कि इनमें से एक शिप अपोलो है जबकि दूसरा मारिया, जिनका निर्माण 1648 में हुआ था। इन दोनों शिप्स का इस्तेमाल नॉर्दर्न वॉर और 1657 में हुई बैटल ऑफ द मॉम में हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1676 में ये दोनों शिप्स डिफेंस बैरियर बना दिए गए थे, लेकिन इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। पर आखिरकार 300 सालों बाद इसका रहस्य सुलझा लिया गया, पर एपलेट अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। एंटार्क्टिका में हरे रंग के दिखने वाले ये आइसबर्ग कोई नई बात नहीं है। सभी ये जानते थे कि ये सालों से यहाँ पर है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि इनका निर्माण कैसे होता है। मार्च 2019 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया कि इस हरे आइसबर्ग का क्लाइमेट चेंज आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ऐसा सिर्फ पानी में उपस्थित आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ग्रीन आइसबर्ग्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एमरी आइस शेल्फ नाम की जगह पर है और यहीं पर आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है। वैसे तो इनका रंग हरा नहीं होता है। अगर आप इनका एक टुकड़ा अलग काटकर किसी बोतल में रखेंगे तो ये दूसरी आइसबर्ग जितनी ही सफेद होगी। इन पर पड़ने वाली लाइट कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि ये हरे नजर आते हैं। बेबी लयूबा। बेबी लयूबा हाल ही में खोजा गया एक मैमथ के बच्चे का अवशेष है। इसकी खासियत यह है कि ये अब तक का खोजा गया किसी भी मैमथ का एकमात्र कंप्लीट और सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया अवशेष है। ये स्केलेटन 42,000 साल पुराना है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अपनी मौत के समय वो सिर्फ 30 दिन की थी। साइबेरिया में यामल पेनिनसुला को क्रॉस करते समय उसने कीचड़ को इनहेल कर लिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुकने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके शरीर पर लिपटी इसी मिट्टी की वजह से उसका शरीर संरक्षित रह पाया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसे खोजा गया था तब भी इसके पेट में इसकी मां का दूध था। हिटलर्स फ्रोजन बेस। दोस्तों, हिटलर के बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन आज हम आपको हिटलर से जुड़ा एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि 1939 के समय में हिटलर ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश की थी, क्योंकि जर्मनी व्हेल इंडस्ट्री पर अपना कब्जा चाहती थी और इसी वजह से अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर हिटलर ने एक सीक्रेट बेस कैंप बनाया था। कहा तो ये भी जाता है कि हार के बाद हिटलर दुनिया के सामने खुद को मृत दिखाकर यहीं छिप गया था और बाद में अमेरिका ने एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर बम गिराकर इस सीक्रेट बेस कैंप को नष्ट कर दिया और इसलिए इसका कोई सबूत नहीं है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि ना तो इस घटना से जुड़ा कोई एविडेंस हमारे पास है और ना ही हिटलर के अंटार्कटिका पर कब्जा करने का कोई ऐतिहासिक विवरण है। कॉस्मिक पार्टिकल्स। अंटार्कटिका के बर्फीले मैदानों पर कुछ अजीब कॉस्मिक पार्टिकल्स देखे गए जिनकी एग्जिस्टेंस पर फिजिसिस्ट भी मौन है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्पेस से कोई पार्टिकल ये कॉस्मिक रेज उत्पन्न कर रहा है जो धरती को पेनिट्रेट करते हुए अंटार्कटिका की सतह पर दिखाई दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स ये किरणें उत्पन्न कर सकते हैं जो लो एनर्जी के होने चाहिए। पर अंटार्कटिका में रेस पर हाई एनर्जी पार्टिकल मिले हैं और साइंटिस्ट प्रकृति के इस अजूबे को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार ये रेस पृथ्वी की सतह को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ऐसे में ये किरणें कहां से आ रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वेस्ट अफ्रीकन टेक्नोलॉजी। होमो सेपियंस करीब 300,000 साल पहले अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए थे और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 40,000 साल मिडल एज शुरू हुई, यही वो समय था जब गुफाओं में रहने वाले लोगों का अस्तित्व खत्म हुआ और टेक्नोलॉजी का युग यहीं से शुरू हुआ। 40,000 साल पहले इंसान ने चीजें बनाना शुरू किया था,
जैसे कि कपड़े, टूल्स, पानी स्टोर करने की चीजें, पर्सनल डेकोरेशन का सामान इत्यादि। लेकिन सेनेगल में हाल ही में हुई इस खोज से पता चला है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ मिडिल एज का अंत काफी बाद में हुआ, लगभग 12,000 साल पहले। यानी वैज्ञानिकों का यह अनुमान कि मिडिल एज 40,000 साल पहले खत्म हुई थी, गलत था। असल में सेनेगल में ये कई साल तक जिंदा थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में स्लो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ स्टोन एज का अंत देर से हुआ। वाइकिंग सेटलमेंट्स। हाल ही में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा है जिससे सभी हैरान रह गए। पुरातत्वविदाओं का दावा है कि यह उत्तरी हेमिस्फीयर का दूसरा वाइकिंग सेटलमेंट है। अगर ये बात सच निकली तो पिछले 50 वर्षों में खोजा गया ये पहला वाइकिंग सेटलमेंट होगा। कमाल की बात यह है कि पहला वाइकिंग सेटलमेंट, जिसे लांस ऑक्स मीडोज के नाम से जाना जाता है, वो भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में ही है। यहाँ की बिल्डिंग्स करीब 1000 साल पुरानी है। और अगर यह दूसरा सेटलमेंट भी सचमुच वाइकिंग्स का ही निकला तो ये साबित हो जाएगा पूरे कनाडा में वाइकिंग्स निवास किया करते थे। रोमन स्वॉर्ड इन कनाडा। कनाडा के ओक आइलैंड से कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से हिस्टोरियंस को भी इतिहास पर पुनर्विचार करना पड़ा। यहाँ पर एक रोमन स्वॉर्ड पाई गई है और कोई नहीं जानता कि एक रोमन हथियार कनाडा में कैसे आया। इसकी खोज दो भाइयों ने समुद्र में पड़े एक शिपरेक से की थी। इस स्वॉर्ड को समुद्र से बाहर निकाल लिया गया है। ये स्वॉर्ड 190 एडी के समय की है। इस समय कई तरह के रिचुअल्स में भी प्रयोग की जाती थी। वैसे ये विश्वास करना मुश्किल है कि कोई रोमन इसे यहाँ लाया होगा। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये स्वॉर्ड कनाडा में कैसे आई और इसे यहाँ कौन लाया। द अर्ली अमेरिकन्स। हाल ही में मेक्सिको में हुई ये खोज अमेरिका में ह्यूमंस के ओरिजिन की हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि लगभग 13,000 साल पहले शिकारी मानव एशिया से अमेरिका आए थे। ये लोग क्लोविस नाम से जाने जाते थे और अमेरिका में ये एकमात्र डोमिनेटिंग कल्चर था। जबकि मेक्सिको के रिसर्चर्स के अनुसार अर्ली ह्यूमंस यहाँ 23,000 साल पहले आए थे। ये आंकड़ा पहले से माने जा रहे आंकड़े का लगभग दोगुना है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? असल में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्थ अमेरिका और बल्गेरिया में कई साइट्स पर खोज की और उन्हें कई ऐसे अवशेष मिले जो 13,000 साल से पुराने हैं। सबसे पुराने आर्टिफैक्ट्स लगभग 23,000 साल पुराने हैं। इसलिए नॉर्थ अमेरिका में अर्ली ह्यूमंस का ओरिजिन 23,000 साल पहले का माना जा रहा है। लॉन्ग लॉस्ट इजिप्शियन क्वीन। इजिप्ट के सकारा की फेमस नेक्रोपोलिस से हर साल कुछ नए सीक्रेट्स बाहर आते हैं। यहाँ से हुई लगभग हर एक खोज इतिहास बदल सकती है। सकारा नेक्रोपोलिस इजिप्ट की राजधानी कायरो के काफी नजदीक स्थित है। पिछले कुछ सालों में इस जगह से कई महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल खोजें सामने आई हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों को इजिप्शियन क्वीन नाइट, जो कि किंग गेटी की वाइफ थी, उसका गुमनाम मंदिर मिला है। हालांकि हिस्टोरियंस इसके पति के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, लेकिन इस पावरफुल क्वीन के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। अभी इस मकबरे का सिर्फ 30% हिस्से में ही खुदाई हुई है और यहाँ से कई अन्य आर्टिफैक्ट्स भी बरामद किए गए हैं, जैसे कि पुराने समय में खेले जाने वाले गेम्स, फ्यूनरी मास्क, मिनिएचर्स बोर्ड्स एवं और कई चीजें। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी उम्मीद है कि इस टूम्ब में और खुदाई के बाद इस रानी के बारे में और जानकारी जुटाई जा सकती है और ये जानकारी इजिप्ट के इतिहास को काफी हद तक बदलने के लिए काफी होगा। एन एंशिएंट वॉल। गूगल अर्थ ऐप की मदद से अंटार्कटिका में एक रहस्यमयी प्राचीन दीवार देखी गई। ये दीवार देखने से एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर ही लगती थी। कुछ लोगों का कहना है ये पुराने समय में बनाई जाने वाली सीमा रेखा है। क्योंकि यह दीवार 3 किलोमीटर लंबी है, इसका मतलब अगर ये किसी शहर के किनारे की दीवार रही होगी तो वो जाहिर तौर पर एक बड़ा शहर रहा होगा। और भी अजीब बात यह है कि यहाँ बर्फ में ही पिरामिड के आकार के स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जिनकी लंबाई अंदाजन 25 से 27 मीटर होगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इन पिरामिड्स को इराक के बेबीलोनियन जिगुरैट से भी कंपेयर किया था, जो कि 6000 साल पहले बने थे। तो क्या इन लोगों ने अंटार्कटिका जाकर शहर बसाया था? फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ एक रहस्य है और सच जानने के लिए हमें अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने का इंतजार करना होगा। नॉइसेस फ्रॉम द स्नो। कैनेडियन आर्कटिक से आने वाली ये आवाजें इस जगह किसी अजीब गतिविधि के संकेत तो दे रही थी। इग्लू लेक के नजदीक शिकारियों ने हम्स, पिंग्स और बीप साउंड सुनाई देने की बात बताई है। शिकारियों का कहना है कि ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि जानवर इन्हें सुनकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से शिकार करना मुश्किल हो रहा है। इन आवाजों का पता लगाने के लिए कैनेडियन आर्मी ने एक CP-140 ऑरोरा एयरक्राफ्ट भी भेजा, जिसमें लगे सेंसर्स की मदद से इन आवाजों को पहचाना जा सके। लेकिन एयरक्राफ्ट ने यहाँ कोई आवाज नहीं डिटेक्ट की। आर्मी का कहना था ये वेल्स और वॉलरसेस की आवाजें हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है वेल्स से उनका सामना रोज की बात है और ये आवाजें इन जीवों की नहीं है। अब ये अनोखी और अजीब आवाजें सभी के लिए रहस्य बनी हुई हैं। द अंटार्कटिक सी स्पाइडर।
दोस्तों, अगर आपको लगता है स्पाइडर्स बर्फीली जगहों पर नहीं पाए जाते, तो ये जानकारी आपके विचार बदल देने के लिए काफी होगी। एंटार्क्टिक ओशंस में पाए जाने वाले ये स्पाइडर्स काफी खतरनाक होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे अनोखा होता है। ये अपने पेट का इस्तेमाल करके ब्लड पंप करते हैं, और सबसे खतरनाक है इनके शिकार करने का तरीका। ये किसी सॉफ्ट एनिमल के शरीर पर अपने पैर गड़ा देते हैं और फिर उसका खून चूस लेते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ये स्पाइडर जितने खतरनाक होते हैं, उससे भी ज्यादा रहस्यमय भी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई जिंदा स्पाइडर नहीं पकड़ा है और इनके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए इसे लैब तक लाकर इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्रैश्ड यूएफओ। हाल ही में रूस के साइंटिस्ट ने इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर जानकारी दी कि उन्होंने रॉस आइलैंड में यूएस साइंस फैसिलिटी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर अंटार्कटिका में एक क्रैश्ड यूएफओ देखा है। ये अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ के कारण अब नजर आने लगा है। वैसे तो अभी इस यूएफओ की एज बता पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंटिस्ट के एस्टिमेट के अनुसार ये यूएफओ धरती पर सैकड़ों साल पहले लैंड किया होगा। ये सिर्फ अनुमान है, और आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के कई अनुमान सामने आए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तो इस तरह के दर्जनों यूएफओ बर्फ में दबे हुए होंगे, लेकिन सच जानने के लिए हमें बर्फ के पिघलने का इंतजार ही करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सचमुच कोई यूएफओ होगा या इमेज से क्रिएट हुआ कोई इल्यूजन? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्क्वायर आइसबर्ग। हाल ही में पोलर सी में एक बिल्कुल आयताकार आइसबर्ग देखा गया। इस बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप के आइसबर्ग की तस्वीरें हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुई। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कोई आइसबर्ग इतना परफेक्ट रेक्टेंगल शेप और स्मूथ कैसे हो सकता है। इसको देखने से तो ऐसा ही लगता है जैसे किसी इंसान ने इसे परफेक्ट शेप का बनाया है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है ये आइसबर्ग्स बहुत ही आम हैं। इनमें से अधिकतर पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आते। ये आइसबर्ग तब बनते हैं जब कोई आइसबर्ग काफी बड़ा हो जाता है और वो टूट जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी उंगली का नाखून काफी बड़ा होने पर टूट जाता है, और शायद टूटकर बनने की वजह से ये काफी परफेक्ट शेप के बनते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी। 1960 के समय से ही यूएस आर्कटिक और एंटार्क्टिक दोनों ही जगहों पर कैंप एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था, और उन्होंने यहाँ पर कई सीक्रेट जगहें बनवाई भी थी। लेकिन इन सभी में सबसे अजीब थी कैंप सेंचुरी नाम की ये जगह, जो ग्रीनलैंड के नोवेयर के मध्य में स्थित है। इस अंडरग्राउंड आर्कटिक शहर में लगभग 35,000 किलोग्राम मशीनरी ट्रांसपोर्ट की गई थी। बर्फ को काटकर 21 टनल्स बनाई गई थी, जिनकी छत पर स्टील लगाया गया था। इस बेस को स्टेबलाइज रखने वाला स्टाफ यही रहा करता था, और इसके लिए इन बेस की लगातार मरम्मत भी होती रहती थी। ये पहला शहर था जहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। 1966 में यह शहर अचानक गुमनाम हो गया। हालांकि पिघलती बर्फ के साथ कुछ सालों बाद ये दोबारा नजर आया। अब तो इस जगह इस बेस के ज्यादा अवशेष नहीं बचे हैं, पर हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न हुआ लगभग 1,78,000 लीटर कचरा जरूर समुद्र में जा रहा है। सीक्रेट अंडरग्राउंड केव। गूगल मैप्स की मदद से अंटार्कटिका के एक केव को खोज निकाला गया है। केव का एंट्रेंस एक छोटे से आइलैंड से है। हम नहीं जानते ये क्या है, पर ये कुछ भी हो सकता है। हमारी वीडियो में बताई गई पिछली खोजों की तरह ही किसी तरह का मिलिट्री बेस या फिर एक ऐसी गुफा जो सीधा धरती के केंद्र यानी कोर तक जाती है। ये केव पहली बार 2007 में नजर आई थी और महज 6 महीने में ही गायब हो गई थी। इसका गायब होना भी अजीब था, क्योंकि इस जगह कोई और परिवर्तन नहीं हुआ था। इस केव का द्वार काफी बड़ा था, इतना कि इसमें एक स्पेस शटल आराम से आ सकता था। साथ ही इसकी तस्वीरों में सीढ़ियां भी नजर आ रही थी। तो अगर वाकई यहाँ पर सीढ़ियां थी, तो इसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया होगा। पर सैटेलाइट द्वारा अंटार्कटिका की किसी और खोज की तरह इस रहस्य को कंफर्म करने का एकमात्र तरीका है या तो कोई व्यक्ति अंटार्कटिका जाए या फिर हम बर्फ पिघलने का इंतजार करें। अंटार्कटिक स्लाइम फिश। हाल ही में अंटार्कटिका में एक रहस्यमय स्लाइम फिश खोजी गई। जब एक एक्सपीडिशन के दौरान, जिसका उद्देश्य सबसे अजीब जानवर को खोजने का था, उसमें ये स्लाइम फिश पाई गई। सभी जानवरों में सबसे अजीब थी। इसे खोजने वाले साइंटिस्ट का कहना है उन्होंने इस तरह के कलर और टेक्सचर वाला जानवर इससे पहले कभी नहीं देखा। ये इतनी छोटी थी कि आपके हाथ में आराम से आ जाए। इसके शरीर पर लाइम की एक ट्रांसलूसेंट लेयर लगी हुई थी। इस मछली को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है और ना ही वैज्ञानिक ये जानते हैं कि ये मछली कैसे ऑपरेट करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस फिश को इतने ठंडे माहौल में अनुकूल रहने के लिए इसका एवोल्यूशन होने में सालों लगे होंगे। ये फिश एक एग्जाम्पल है कि हम अंटार्कटिका की वाइल्ड लाइफ का कितना कम हिस्सा जानते हैं और अभी हमारा बहुत कुछ जानना बाकी है। क्रिस्टोफर कोलंबस एंड सिफिलिस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद ही यूरोप के अन्य यात्री भी अमेरिका आए, लेकिन इसके साथ ही ये यात्री कई तरह की बीमारियां और वायरस भी लेकर आए। पहले ऐसा माना जाता था कि क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी भी अपने साथ सिफिलिस नाम की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमेरिका से यूरोप लेकर आए थे।
15वीं सदी के अंत यानी ठीक कोलंबस के लौटने के बाद में सिफिलिस नाम की बीमारी यूरोप में फैली। हालांकि आज इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन उस समय ये किसी महामारी से कम नहीं थी। इस बीमारी से यूरोप में लाखों लोगों की जान गई थी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने फिनलैंड और नीदरलैंड से ऐसे स्केलेटन खोजे हैं जिनमें इस बीमारी के ट्रेसेस पाए गए हैं। यानी कोलंबस का वापस लौटना और इस बीमारी का फैलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। ये बीमारी पहले से ही यूरोप में थी। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इंग्लैंड की ब्रॉन्ज एज की यह खोज काफी धीमी लेकिन सिस्टमैटिक गति से चल रही है। ये खोज 1999 में शुरू हुई थी, जब पहली बार इस स्वॉर्ड के नजदीक इस साइट से कुछ लकड़ी की पोस्ट मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और अवशेषों के मिलने की आशा में और खुदाई की तो वो शॉक्ड रह गए। 2011 में उन्हें ब्रॉन्ज एज की 8 लॉग बोट्स मिली। 2012 तक पुरातत्वविद समझ चुके थे कि इस जगह पर भूगर्भ में ब्रॉन्ज एज का एक पूरा का पूरा शहर दफन है। 2020 में हिस्टोरियंस हैरान थे कि इस जगह से मिले आर्टिफैक्ट्स बिना इस्तेमाल किए और नए कैसे लग रहे थे, पर इसका भी जवाब उन्होंने खोज लिया था। इस शहर के बसने के 1 साल के अंदर ही ये आग लगने से नष्ट हो गया था। कुछ बर्तनों में तो खाने का सामान भी मिला है। ये सभी अवशेष 2800 से 3000 साल पुराने हैं, पर इस साइट पर खोज कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ से कई और राज खोलने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में खोजी गई 10 आश्चर्यजनक और अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।